नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में उत्तराखंड में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट होती हो या यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट होती हो, जिसमें उत्तराखंड या जनरल नॉलेज हमारे पास आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज से उत्तराखंड में मैं सबसे पहले पढ़ा रही हूँ उत्तराखंड की हिस्ट्री, और इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मध्यकाल यानी कि कुमाऊं का चंद्रवंश। देखिए, जो कुमाऊं का चंद्रवंश है, ये जनरली हमारे पास से 10वीं से 11वीं सदी में इसका 10वीं सदी से 11वीं सदी में प्रारंभ हो गया था, और इसने लगभग 18वीं सदी तक उत्तराखंड में राज किया। अब जो हमारे पास है कुमाऊं में चंद्रवंश है, जब कत्यूरी का हमारे पास है, कुमाऊं में इनसे पहले रहते थे कत्यूरी राजवंश, तो कुमाऊं में कत्यूरी शासन के बाद वंश की नींव रखी गई वो वंश था चंद्रवंश। अब थोड़ा सा पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं, इसके बाद से आप मेरे साथ नोट्स बनाइएगा। एक चंद्रवंश में इसमें एक नाम आता है सोमचंद्र का। सोमचंद्र का ये जो सोमचंद है, ये इलाहाबाद के झूसी नामक जगह का रहने वाले हैं। सोमचंद कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के झूसी। झूसी इलाहाबाद के झूसी नगर के रहने वाले थे। ये उत्तराखंड में आते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। उत्तराखंड में आए थे तीर्थ यात्रा के लिए। इनकी मुलाकात होती है यहाँ काली कुमाऊं में। उस समय जो कत्यूरी शासक थे ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव इनसे बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी पुत्री चंपा का विवाह करा देते हैं सोमचंद्र से। साथ में इन्हें दान में मिलती है 15 बीघा जमीन। अब सोमचंद खुश हो जाते हैं कि मुझे दान में 15 बीघा जमीन मिली है, क्यों ना मैं यहीं रह लूं। तो कहते हैं कि इस जमीन में वो एक किला बनाते हैं और उस किले का नाम रखते हैं राजबुंगा। किले का नाम रखा जाता है राजबुंगा, और यही राजबुंगा आज चंपावत के नाम से जाना जाता है। चंपावत के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ब्रह्मदेव की जो पुत्री थी जिससे राजा सोमचंद्र का विवाह हुआ था, उसका नाम था चंपा, तो इसके नाम से भी इसका नाम चंपावत पड़ा। तो नोट्स बनाने से पहले थोड़ा सा ये कहानी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इतिहासकारों की, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रवंश का प्रथम राजा सोमचंद्र नहीं है, क्योंकि बुकों में या किसी अभिलेखों में इनकी जानकारी नहीं मिली है। इनके अनुसार जो चंद्रवंश है उसका पहला राजा है थोहरचंद। पहला राजा है थोहरचंद। थोहरचंद। अब ये थोहरचंद राजा है, ये कहने वाले जो इतिहासकार हैं जनरली फ्रेजर फ्रेजर और एक हमारे पास है हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी, उनका मानना ये था, हर्षदेव, सॉरी देव लिख दिया, मैं देवी लिख दिया, हर्षदेव जोशी। उनका मानना ये है कि जो चंद्रवंश है उनका जो प्रथम राजा है वो थोहरचंद्र है। अब लेकिन विवाद हो गया, इसलिए क्योंकि थोहरचंद्र, अगर चंद्रवंश की वंशावली देखी जाए तो थोहरचंद्र का जो नंबर है वो 23वां है। तो इनके जो पहला जो उनका राजा है उसमें ये विवाद का प्रश्न बना हुआ है, लेकिन फिर भी सोमचंद्र को ही इनका पहला राजा माना जाता है। तो जब आप चंद्रवंश लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, लिखना कुमाऊं में कत्यूरी शासन के बाद उत्तराखंड में चंद्रवंश की नींव पड़ी। इस वंश का प्रारंभ 10वीं से 11वीं सदी 10वीं से 11वीं सदी में प्रारंभ हो गया था, तथा 18वीं सदी तक इनका अस्तित्व उत्तराखंड की भूमि पर बना रहा। उत्तराखंड की भूमि पर बना रहा। चंद्रवंश के प्रथम राजा सोमचंद्र हैं। चंद्रवंश के प्रथम राजा सोमचंद्र हैं, जो कि इलाहाबाद के झूसी नगर के रहने वाले थे। इलाहाबाद के झूसी नगर के रहने वाले थे। ये उत्तराखंड तीर्थ यात्रा के लिए आए और इनकी मुलाकात उस समय काली कुमाऊं के कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव से हुई। ब्रह्मदेव इनसे बहुत प्रसन्न हुए
और इन्होंने अपनी बेटी चंपा का विवाह सोमचंद से करवा दिया तथा दहेज में 15 बीघा जमीन दी। दहेज में 15 बीघा जमीन दी और इसके अतिरिक्त कुछ भावर क्षेत्र भी दान में दिए। भावर क्षेत्र की जमीन भी दान में दी। सोमचंद ने दहेज से प्राप्त भूमि में किले का निर्माण किया। किले का निर्माण किया जो कि राजबुंगा के नाम से जाना जाता है। राजबुंगा के नाम से जाना जाता है। बाद में राजबुंगा चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ और चंद वंश की राजधानी बना। चंद वंश की राजधानी बना। तो चंद वंश की राजधानी है वो हमारे पास से स्टार्टिंग में थी चंपावत। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रवंश की स्टार्टिंग में जो राजधानी है वो है चंपावत। ठीक है, तो आप लोग ने पहली हेडिंग डाल ली होगी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो चंद्रवंश है अभी इसमें टोटल हमारे पास से 62 हमारे पास से राजा हुए हैं, 62। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि सोमचंद के बारे में स्थिति विवादाप्रस्त बनी थी क्योंकि फ्रेजर एवं हर्षदेव जोशी का कहना था कि चंद्रवंश के पहले राजा थोरचंद है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, फ्रेजर एवं हर्षदेव जोशी के अनुसार चंद्रवंश का संस्थापक थोहरचंद था। लेकिन वंशावली में थोहरचंद का स्थान 23वां है। वंशावली में थोहरचंद का स्थान 23वां है, इसलिए सोमचंद को ही चंद्रवंश का पहला राजा माना जाता है। सोमचंद को ही चंद्रवंश का पहला राजा माना जाता है। तो आपने पहले लिख दिया वो सोमचंद। अब ध्यान रखिएगा, तो सोमचंद ने राजधानी बनाई, वो बनाई चंपावत। लिख लीजिएगा राजधानी डैश करके लिखिएगा चंपावत। ठीक है, सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनाया था, ये आपको मैंने लिखा दिया है। अब लिखना, जब सोमचंद ने सर्वप्रथम, इंपोर्टेंट पॉइंट है लिख लीजिए, सोमचंद ने सर्वप्रथम द्रोणकोट के रावत राजा को हराया। द्रोणकोट के रावत राजा को हराया। कि सोमचंद में नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, सोमचंद शिव का उपासक था। सोमचंद शिव का उपासक था यानी कि शैव था, शिव का उपासक था। देखिए, सोमचंद ने राजधानी चंपावत बनाई और चंद्रवंश की राजधानी 1563 ईस्वी तक चंपावत ही रही। तो आप ये पॉइंट को भी नोट कर लीजिए, चंपावत 1563 ईस्वी तक चंद्रवंश की राजधानी रही। 1563 ईस्वी तक चंद्रवंश की राजधानी रही। अब जो चंद्रवंश ने यानी कि जो राजा सोमचंद्र हैं, इन्होंने जब किलों का निर्माण किया तो इन्होंने किलों में कुछ किलेदार भी नियुक्त किए और वो जो किलेदार थे उनके नाम लिखिएगा। किलेदार कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। तड़ागी और चौधरी लिखिएगा। चंद्रवंश ने जो सोमचंद ने कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी को अपने किले में किलेदार नियुक्त किया और ये नेपाल के निवासी थे। यानी कि जो 4 के 4 हमारे पास इनके किलेदार है वो नेपाल के, और ये नेपाल के निवासी थे। किलेदारों को चार आल या चाराल कहा जाता था। तो देखिए, पेपर में जनरली जो क्वेश्चन बनता है इस तरीके से बन जाता है, चंद्रवंश में चाराल का संबंध था। तो चाराल का संबंध किससे है? किलेदार से। ठीक है, किलेदार कौन है? जो किलों की देखरेख करेंगे। और किलेदार 4 थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। और ये सब के सब हमारे पास से
कहाँ के हैं? नेपाल के। माना ये जाता है जो सोमचंद्र हैं, जो हमारे उत्तराखंड में ऐपड़ कला है ना, उसकी शुरुआत भी सोमचंद ने की है। तो लिखिएगा, ऐपड़ कला की शुरुआत का श्रेय भी सोमचंद को जाता है। ऐपड़ कला की शुरुआत का श्रेय भी सोमचंद को जाता है। फिर लिखिएगा, सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ों व सयानों की नियुक्ति की थी। बूढ़ों व सयानों की नियुक्ति की थी। सयानों की नियुक्ति की थी। नियुक्ति की थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है सोमचंद के बारे में। माना यह जाता है कि जो सोमचंद का राज्यारोहण हुआ है वो 700 ईस्वी में हुआ, लेकिन सोमचंद की इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसीलिए हमारे पास ये विवाद का प्रश्न बना था कि सोमचंद पहला राजा है या थोहरचंद्र है, क्योंकि वंशावली में थोहरचंद्र का स्थान 23वां है। इसलिए जनरली हम क्या मानते हैं, सोमचंद्र हमारे पास क्या है, चंद वंश का पहला संस्थापक है या पहला राजा है। सोमचंद्र के बाद देखिए टोटल हमारे पास से 62 राजा है, लेकिन 62 के 62 हमें नहीं पढ़ने हैं, जो इंपोर्टेंट हैं वो हमें जनरली देखने हैं। तो सोमचंद्र के बाद जिनकी नियुक्ति हुई यानी कि जो राजा बने, उनका नाम था आत्मचंद। देखिएगा, सोमचंद के बाद जिनकी नियुक्ति हुई यानी कि दूसरे राजा का नाम लिखिएगा आत्मचंद। आत्मचंद। आत्मचंद के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस ध्यान रखिए इन्होंने लगभग 19 से 20 वर्षों तक राज किया। आत्मचंद के बाद जो तीसरे हमारे पास चंद राजा हैं वो हैं पूर्णचंद। पूर्णचंद, इनके बारे में 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। जो पूर्णचंद्र हैं वो शिकार के शौकीन थे। शिकार का मतलब पता है, शिकार के शौकीन थे यानी कि जंगल में जाकर के जानवरों को मारना, शिकार के शौकीन थे। और बाद में ये पूर्णागिरि की सेवा में चले गए। पूर्णागिरि मंदिर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूर्णागिरि की सेवा में चले गए। अब थोड़ा सा याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पूर्णचंद पूर्णागिरि, तो पूर्णागिरि, ठीक है, यहाँ भी पूर्ण आ रहा है, यहाँ भी पूर्ण आ रहा है। तो जो बाद में पूर्णचंद्र पूर्णागिरि की सेवा में चले गए। इसके बाद के जो चौथे हमारे पास से चंद राजा हैं वो है इंद्रचंद। चौथे इंद्रचंद। इंद्रचंद। इंद्रचंद थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, देखिएगा। इंद्रचंद, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, इंद्रचंद्र बहुत घमंडी राजा था। ठीक है, ये अपने सोचता था कि मेरा नाम इंद्र है, तो अपने को भी इंद्र समझते थे, इंद्र भगवान समझते थे, थोड़ा सा घमंडी थे। अब इन्होंने इंपोर्टेंट काम जो किया है वो ध्यान रखिए। इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू किया। के उत्पादन का कार्य शुरू किया। अब ये रेशम का उत्पादन तो कर दिया, और इस रेशम को नेपाल के रास्ते कहाँ ले जाया गया? चाइना यानी कि चीन में ले जाया गया व्यापार बढ़ाने के लिए। चीन में ले जाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया हुआ भी है कि चंद वंश का कौन सा राजा रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो वो इंद्रचंद है। या नेपाल के रास्ते चीन में व्यापार किसने स्टार्ट किया था, वो हमारे पास है इंद्रचंद है। ठीक है, आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते ही रहिएगा मेरे साथ। इसी समय एक प्रथा आती है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, पंटर ग्वाली प्रथा। पंटर ग्वाली प्रथा। पंटर ग्वाली प्रथा। पंटर ग्वाली प्रथा ये रेशम के उत्पादन के लिए, लिखिएगा, रेशम के व्यापार को बढ़ाने के लिए, या रेशम के व्यापार को बढ़ाने के लिए पक्के रंग की झूठी खबर, पक्के रंग की झूठी खबर, झूठी खबर,
पक्के रंग की झूठी खबर। तो इस तरीके की प्रथा बनाई गई थी रेशम के व्यापार को बढ़ाने के लिए। नाम याद रख लीजिएगा, पंटर ग्वाली प्रथा, और अपने साथ इसे नोट भी कर लीजिएगा। अब इंद्रचंद, इंद्रचंद के बाद नाम आता है संसार चंद्र का, जो कि पांचवे राजा हमारे पास हैं चंद्रवंश के। थोड़ा सा फिर से याद कर लेते हैं। पहले हमारे पास थे सोमचंद, ठीक है, फिर आए थे आत्मचंद, जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा ज्यादा, फिर थे पूर्णचंद, फिर है इंद्रचंद, और जो पांचवे हैं उनका नाम आता है संसार चंद्र। इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसे इंपोर्टेंट ये नहीं है। फिर छह में हमारे पास आते हैं सुधाचंद। सुधाचंद, सुधाचंद के बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। सुधाचंद, इन्होंने फौजी खर्च घटाया था। फौजी, इन्होंने फौजी खर्च घटाया था, घटाया था। और साथ में प्रजा को कर से बचाया था। प्रजा को कर से, कर का मतलब होता है टैक्स, टैक्स से बचाया था। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हमारे पास आता है हमीर चंद। 6 राजा आपने पढ़ लिए, अब हम 7वें में आ जाते हैं, हमीर चंद। सातवें हैं हमीर चंद। हमीर चंद, इनके बारे में भी नहीं पढ़ना है। 7वें के बाद जो वंशावली में नाम आता है वो 8वें हमारे पास है वीणा चंद। वीणा चंद, देखिए जो वीणा चंद हैं, थोड़ा बहुत उनके नाम से याद है, दिख रहा होगा वीणा। वीणा चंद हमारे पास एक विलासी प्रवृत्ति का राजा था, तो लिखना वीणा चंद एक विलासी राजा था। विलासी राजा था। अब विलासी है मतलब क्या है, आलस्य से भरा हुआ है, ज्यादा काम नहीं करता था। तो आलस्य से भरा हुआ राजा होगा तो क्या होगा, इसके राज्य में कोई दूसरा आकर के आक्रमण जरूर करेगा। तो इसका फायदा खसों ने उठाया और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। इसके समय खसों ने, आप लोग अच्छे से लिखिएगा, इसके समय खसों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। जो खस हैं उन्हें कोई भी अच्छा नहीं मानता था, क्योंकि वो क्या करते थे, जनता का बहुत उत्पीड़न करते थे। और कुमाऊं की एक वीणा चंद के कारण जो कुमाऊं की सत्ता है वो लगभग 196 सालों के लिए खसों के अधीन हो गई थी। तो इसे ध्यान से लिख भी लीजिएगा। वीणा चंद्र के समय या वीणा चंद्र के कारण कुमाऊं की सत्ता 196 वर्षों तक, कुमाऊं की सत्ता 196 वर्षों तक खस राजाओं के अधीन हो गई। खस राजाओं के अधीन हो गई, अधीन हो गई। वीणा चंद्र के बाद जो नाम आता है वो है वीर चंद्र का। देखिएगा जो 9वें शासक हमारे पास है वो रहे हैं वीर चंद। वीर चंद, वीर चंद थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। देखो वीरचंद्र के समय जो मेन काम हुआ है वो लिखिएगा। वीरचंद्र के समय डोटी के राजा, डोटी के राजा कराचल देव, डोटी के राजा कराचल देव ने, डोटी के राजा कराचल देव ने कुमाऊं पर, कुमाऊं पर आक्रमण किया। डोटी के राजा कराचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। ये हमें पता चला 1223 में एक अभिलेख प्राप्त हुआ। देखिए ये हमें कहाँ से पता चला, अभी हम आगे देखेंगे 17वें शासक नानकी चंद के समय इनकी, लेकिन अभी इतना बता नहीं रही हूँ। ये इसका जो जिक्र है कराचल देव का जिक्र, चंपावत में मंदिर है बालेश्वर, जिसे पता नहीं है वो नोट भी कर लीजिएगा। बालेश्वर मंदिर डैश करके चंपावत लिख लीजिएगा साइड पे। चंपावत के बालेश्वर, चंपावत के बालेश्वर मंदिर में, बालेश्वर मंदिर में कराचल देव का लेख प्राप्त हुआ है। कराचल देव का
लेख प्राप्त हुआ, लेख प्राप्त हुआ और वहीं से ये जानकारी मिली है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक जानकारी और मिली थी कि इसमें 10 मांडलिक, इस जो ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ इसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम भी मिलता है। 10 मांडलिक राजाओं का नाम भी उल्लिखित है, राजाओं का नाम भी मिला है, नाम भी मिला है। वीरचंद्र के बाद हमें सीधे पढ़ना है, आ जाते हैं हम 17वें नंबर के राजा के पास। ठीक है, टोटल कितने राजा हैं? 62। अब हमें 62 के 62 नहीं पढ़ने हैं, जो जो इंपोर्टेंट हैं वो हमने पढ़ने। तो थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहले हमने पढ़े सोमचंद, दूसरे थे आत्मचंद, तीसरे थे पूर्णचंद, चौथे थे इंद्रचंद, पांचवे के बारे में हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, नाम पढ़ा था संसार चंद, 6 में थे सुधाचंद, 7 में हमीर चंद, 8 में हमारे पास है वीणाचंद, 9 में है वीरचंद। अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिएगा। 10 में रूपचंद, 10वें हमारे पास आते हैं रूपचंद, 11वें आते हैं लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद 11 नंबर में आते हैं। 12 में हमारे पास आता है धर्मचंद, धर्मचंद, धर्म के बाद कर्म, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, तो धर्मचंद के बाद कर्मचंद। 14 में आते हैं कल्याण चंद। ठीक है, 15 में आते हैं नामी चंद। फिर 16 में जो हमारे पास राजा बनते हैं वो बनते हैं नरचंद, और जो 17 हैं वो आपके हैं नानकी चंद, नानकी चंद। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नानकी चंद, क्योंकि नानकी चंद के समय क्या हुआ इस घटना को याद कर लीजिए। 1191 में नेपाल के चल्ल राजा, नेपाल के चल्ल राजाओं ने चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया, चंद शासकों को अपने अधीन कर लिया, कर लिया। ठीक है, अब अधीन तो कर लिया, अब इस अधीनता से जो मुक्ति दिलाई, बहुत इंपॉर्टेंट एक राजा का नाम आता है भारती चंद, भारती चंद। ये आते हैं हमारे पास से 1437 से 77 के आसपास। भारती चंद ने इन चंद राजाओं ने, यानी कि जो ये आपके पास नेपाल के चल रहे हैं, इनसे मुक्ति दिलाई। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, भारती चंद ने नेपाल पर आक्रमण किया, नेपाल पर आक्रमण किया और चल्ल राजाओं से मुक्ति दिलाई। और जो भारती चंद है, नोट भी कर लीजिए, अभी हम भारती चंद पढ़ेंगे तब भी इसे पढ़ेंगे, फिर भी आप नोट कर लीजिए। भारती चंद पहला राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया, भारती चंद्र पहला राजा था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। अब जो नानकी चंद है, इसके समय दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक प्राप्त हुआ है गोपेश्वर से, गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख, लिख लीजिएगा, इसके समय गोपेश्वर से त्रिशूल अभिलेख प्राप्त हुआ है, क्योंकि गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख, त्रिशूल अभिलेख। और साथ में मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, बालेश्वर से किसका अभिलेख प्राप्त हुआ था, थोड़ा सोचिए और बताइए। बालेश्वर से कराचल देव का अभिलेख, कराचल देव का अभिलेख, बालेश्वर मंदिर है चंपावत में, का अभिलेख। अब नानकी चंद, नानकी चंद के बाद जो राजा हुए हैं, अब वो सारे हमें नहीं पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। अब सीधे हम आ जाएंगे, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, नेपाल में चल्ल राजा, और जो चल्ल राजा का प्रमुख था वो था हमारे पास है अशोक चल्ल। तो कभी कभी पेपर में इसी के नाम से भी आ जाता है, ठीक है, अशोक चल्ल, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद से आता है हमारे पास से 23वां शासक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार बता भी दिया है, कौन, थोहर चंद। ठीक है, लिखिएगा, 23वां शासक आ गया हमारे पास से थोहर चंद। क्यों इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, 23वां शासक है थोहर चंद। स्टार्टिंग में बताया था कि हर्षदेव जोशी और जो हमारे पास से फ्रेजर है, उनका मानना था कि चंद वंश का जो संस्थापक है वो थोहर चंद है। तो
लेकिन वंशावली के अनुसार इसका जो नंबर है वो 23 था, इसलिए इसे माना नहीं जाता था। लेकिन चंद वंश का वास्तविक संस्थापक थोवर चंद्र को ही माना जाता है। लिखिएगा, इसे चंद वंश का, इसे इसे यानी कि थोवर चंद्र को, इसे चंद वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर जो हमारे पास से 24वें नंबर पे जो राजा बनता है वो बनता है कल्याण चंद्र द्वितीय। आपने पहले भी कल्याण चंद्र का नाम सुना होगा, जहां पे हमने पढ़ा था धर्म कर्म कल्याण। तो 24वां आता है, वहां कल्याण चंद्र प्रथम था, यहाँ आता है कल्याण चंद्र द्वितीय। अभी इसे नहीं पढ़ना है हमें, सीधे आ जाते हैं 25वें नंबर पे, जिनका नाम है त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद। अब देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने छकाता राज्य को जीत करके, छकाता राज्य को जीतकर चंद राज्य में मिलाया। छकाता राज्य को जीतकर चंद में मिलाया, आप लोग चंद राज्य में मिलाया लिख लीजिएगा। और साथ में एक किला बनाया भीमताल में, भीमताल में एक किला बनवाया था, किला बनवाया था। अब इसके बाद से त्रिलोक चंद के बाद 26वें जो शासक आते हैं वो है डमरू चंद। 27वां आता है धर्मचंद। 28वां आता है, 28वां हमारे पास आता है अभय चंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए अभय चंद, अभय चंद। अब इनमें ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है तो ध्यान रखिएगा, ये अभय चंद पहला शासक है जिसका अभिलेख मिला है। लिखना, अभय चंद चंद वंश का पहला शासक है, पहला शासक है जिनका अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिनका अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा 1317 ईस्वी में, 1317 ईस्वी में चंद राजा अभयचंद द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया है, उत्कीर्ण करवाया गया, करवाया गया। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, पहला अभिलेख इन्हीं का प्राप्त हुआ है जो इन्होंने 1317 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया था। यानी कि 1317 ईस्वी में जो अभिलेख है वो इन्होंने बनवाया है, यानी कि इन्होंने उसमें कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लिखिएगा चंद्रवंश का सबसे पुरातन अभिलेख 1317 ईस्वी में अभयचंद द्वारा उत्कीर्ण कराया गया। और ये किस भाषा में है? चंद ने कहाँ राज किया? कुमाऊं में। यह है कुमाऊनी भाषा में, लिख लीजिएगा, यह कुमाऊनी भाषा में है, यह कुमाऊनी भाषा में है। अब चंद वंश के बाद जो हमारे नेक्स्ट जो राजा आते हैं वो है 29 नंबर में ज्ञानचंद। कर्सर कहाँ गया? मिल गया, मिल गया। 29 नंबर में आते हैं हमारे पास से ज्ञानचंद। अब देखिए ज्ञानचंद बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानचंद ने क्या किया, इन्होंने ये देखा, ध्यान से सुनना, ज्ञानचंद का चाहे तो आप टाइम पीरियड भी याद कर लीजिए। ज्ञानचंद का टाइम पीरियड हमारे पास आता है 1374 से 1419, 1374 से 1419। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहले पीछे चले जाते हैं, थोड़ा सा पीछे। जब हमारे पास से चल्ल राजाओं ने, अशोक चल्ल ने आक्रमण किया 1191 में, तो बाद में उन्हें हटाया, किसने हटाया था? भारती चंद ने। और भारती चंद कब आ रहे हैं? 1437 में। अब जो ज्ञान चंद हैं वो 1374 में आ रहे हैं, यानी कि 1437 से पहले की बात है। इसका मतलब यहाँ अभी भी नेपाली राज कर रहे थे। तो ज्ञानचंद ने थोड़ा दिमाग लगाया और ये चले जाते हैं दिल्ली सल्तनत में उनके सुल्तान से मिलने, जो कि वहां पर कौन थे? दिल्ली सल्तनत में जाते हैं। और दिल्ली सल्तनत की देखरेख करने वाले, यानी कि जो उस समय वहां के राजा थे, इनके सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, वो थे FST, फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह से मिलने जाते हैं, थोड़ा सा कहानी को समझिएगा। ये फिरोज शाह तुगलक से मिलने जाते हैं। अब मिलने जाते हैं तो उनके लिए गिफ्ट ले जाते हैं, उसे गिफ्ट नहीं बोलते थे, भेंट बोलते थे, भेंट ले जाते हैं। उस भेंट में इनका जो राज का एक स्मारक था वो भी था। और जो ज्ञानचंद्र है उनका जो राज्य चिन्ह था वो गरुण था।
तो ये ऐसी एक स्मारक एफएसटी को भेंट देते हैं। तो एफएसटी जो फिरोज शाह तुगलक है वो इनसे बहुत प्रसन्न होता है और कहता है ये गरुड़ की उपाधि आपको मैं दे देता हूँ, यानी कि अब आपका नाम हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ भी है। आप पहले पेपर देखिएगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा कि ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि किसने दी। तो ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि दी है एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने। और साथ में ये क्या करते हैं, कुछ एरिया मांगते हैं एफएसटी से, फिरोज शाह तुगलक से। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक क्या कहते हैं कि जो हमारे पास एफएसटी दिल्ली का सुल्तान है उसके रोहिलों से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, और रोहिल रहते थे रोहिलखंड में, उसी के नाम पे से रोहिल बोला गया। तो ये इन्हें क्या करते हैं, इनके आसपास के भाबर का क्षेत्र जागीर में दे देते हैं। भाबर का क्षेत्र फिरोज शाह ने ज्ञानचंद्र को जागीर में दे दिया। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, लिखना चाहते नहीं लिखना भी लिखिएगा। ज्ञानचंद्र टाइम पीरियड लिखिएगा 1374 से 1419। लिखना ज्ञानचंद्र दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात करने गया। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद्र को गरुड़ की उपाधि दी और इनका नाम गरुड़ ज्ञानचंद्र हो गया। ठीक है, साथ में तुगलक सुल्तान से इन्हें तराई भाबर का क्षेत्र जागीर के रूप में मिला। उस समय तराई भाबर में रोहिलों का आधिपत्य था। तो इस यानी कि ज्ञानचंद्र क्यों इंपोर्टेंट है, ज्ञानचंद्र ने देखो चंद वंश में चल रहा है डोटी का राज, चंद वंश में डोटी चल रहे हैं, और ज्ञानचंद ने कितना अच्छा काम किया, कहा तुम तो करते रहो हम पर राज, मैं बढ़ाता हूँ अपने राज्य को। और तो ज्ञानचंद पहला राजा है जिसने डोटी के होते हुए भी अपने राज्य की सीमा को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब इसके बाद के जो अन्य हमारे पास से चंद राजा हैं उन्हें हम देखेंगे बाद वाली क्लास में। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान रखते हैं, हमने टोटल आपके पास से 62 चंद राजा हैं जिनमें कि हमें सब नहीं पढ़ने हैं। पहला हमारे पास से सोमचंद है, दूसरा हमारे पास था आत्मचंद, तीसरा है पूर्णचंद, चौथा इंद्रचंद, पांचवा संसारचंद, 6 है सुधाचंद। स्टार्टिंग के 6 अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 7वें में आते हैं हमीरचंद, 8वें में वीणाचंद, 9वें में वीरचंद। फिर बहुत सारे चंद राजा मैंने आपको कराए थे, लेकिन इंपोर्टेंट हमारे पास से 17वें नंबर का है भारती चंद। फिर 23वें नंबर का थोवर चंद, वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 24 में कल्याण चंद, 25 में त्रिलोक चंद ने भीमताल में किला बनाया, याद रखिएगा। 28 में अभय चंद, पहला जो हमारे पास से लेख है इन्हीं का मिला हुआ है। और 29 में आए हमारे पास से ज्ञानचंद, 29 में नहीं आए, 29वें राजा हमारे पास से ज्ञानचंद। चंदवंश में आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम में मैं आपके लिए इसके आगे का पार्ट लेके आऊंगी। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, और मैं इसी तरीके से आपके लिए क्लासेस लेते आते रहूंगी। मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।